मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर जिसको डॉक्टर SR कांतवा जी ने लिखा है उसका आज हम 5वां लेक्चर पढ़ेंगे। कौन सा लेक्चर? 5वां लेक्चर, और वो भी एग्रोनॉमी का। स्टार्टिंग में इसका एग्रोनॉमी एक पार्ट है, इसमें कई पार्ट्स हैं SR कांतवा वाली बुक में। तो इसमें जो पहला पार्ट है एग्रोनॉमी, आज हम उसका 5वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में मैं आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगा। उस 20 क्वेश्चन को मैं पूछूंगा, उसके आपको 4 ऑप्शन दूंगा। चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर को टिक करना है, आपको सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। उसके बाद मैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी कि कैसे इसको याद किया जाए या किस तरीके से इसको इम्प्रूव किया जाए, कैसे समझा जाए, कैसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, ये सब चीज़ें हम कैसे डेवलप करेंगे, ये हम आगे क्वेश्चन में आपको धीरे धीरे समझाते रहेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। आपके कितने स्कोर हैं आप स्कोर बताइएगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें और मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं, जिससे मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट इसी तरीके से लाता रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द बेस्ट स्वीटेड टेम्परेचर फॉर ग्रोथ ऑफ शुगर केन लाइज बिटवीन। शुगर केन के कल्टीवेशन के लिए सुटेबल टेम्परेचर कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 26 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड, या ऑप्शन डी 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी है। 26 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज द मोस्ट सुटेबल टेम्परेचर फॉर द कल्टीवेशन और ग्रोथ ऑफ शुगर केन क्रॉप। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है AICRP ऑल इंडिया क्रॉप रिसर्च प्रोजेक्ट, ऑल इंडिया कॉपरेशन और रिसर्च प्रोजेक्ट AICRP का जो नाम है वो क्या है? ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन रिसर्च प्रोजेक्ट। क्या है? ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन शुगर केन वाज स्टार्टेड इन, यानी कि ये शुगर केन पर ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट शुगर केन पर ये कब स्टार्ट हुआ था, यानी किस सन में स्टार्ट हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 1959, ऑप्शन नंबर बी 1960, ऑप्शन नंबर सी 1970-71 या 1985-86। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो क्या है? 1970-71 में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन शुगर केन स्टार्ट किया गया था। ठीक, अब अगला देखते हैं। अधसाली शुगर केन इज प्लांटेड इन। अधसाली जो शुगर केन होता है, अधसाली जो गन्ना होता है, इसको हम कब प्लांट करते हैं, इसकी प्लांटिंग कब करते हैं, किस महीने में इसकी प्लांटिंग करते हैं? आपका ऑप्शन ए है जुलाई से अगस्त के बीच में, ऑप्शन आपका बी है जनवरी से फरवरी के बीच में, ऑप्शन सी है फरवरी से मार्च के बीच में, या ऑप्शन डी अक्टूबर से नवंबर के बीच में। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है जुलाई से अगस्त के बीच में। अधसाली गन्ने की बुआई हम कब करते हैं? जुलाई से अगस्त के बीच में। अब ये जो गन्ना होता है ये बुआई के समय के हिसाब से और मैच्योरिटी के हिसाब से कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। देखो समझते हैं, स्प्रिंग प्लांटिंग क्या होता है। जब स्प्रिंग सीजन में हम प्लांटिंग करते हैं तो उसको हम स्प्रिंग प्लांटिंग बोलते हैं। इन नॉर्थ इंडिया स्प्रिंग प्लांटिंग इज डन इन फरवरी मार्च। नॉर्थ इंडिया में शुगर केन की जो स्प्रिंग प्लांटिंग होती है वो फरवरी और मार्च के महीने में होती है, जबकि पेनिनसुलर इंडिया यानी कि प्रायद्वीपीय भारत में इट इज डन इन जनवरी फरवरी। ये प्रायद्वीपीय भारत में इसको कब किया जाता है? जनवरी फरवरी में किया जाता है। ठीक, प्रायद्वीप जानते हो क्या होता है? तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ लैंड। तो ये जो भारत का ये नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं साउथ इंडिया में। तो पेनिनसुलर इंडिया में स्प्रिंग प्लांटिंग कब करते हैं? जनवरी से फरवरी के महीने में करते हैं। समझ गए? स्प्रिंग प्लांटेड क्रॉप इज नोन एज सुरु। जो स्प्रिंग प्लांटेड होती है क्रॉप, इसको सुरु बोलते हैं महाराष्ट्र में, और एकसाली बोलते हैं गुजरात और आंध्र प्रदेश में। ठीक, गुजरात और आंध्र प्रदेश में स्प्रिंग प्लांटिंग वाले शुगर केन को क्या बोलते हैं? एकसाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक साल, यानी कि एक साल में ये तैयार हो जाता है।
और शुरू बोलते हैं कहाँ पर, महाराष्ट्र में। समझ गए। अब एटमन प्लांटिंग क्या होता है, दिस प्लांटिंग इज वेरी पॉपुलर इन नॉर्थ इंडिया। जो एटमन प्लांटिंग होती है नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, यानी नॉर्थ इंडिया में एटमन प्लांटिंग की जाती है शुगर केन की। इन दिस प्लांटिंग इज डन इन सितंबर अक्टूबर। एटमन प्लांटिंग में नॉर्थ इंडिया में जो प्लांटिंग होती है वो सितंबर अक्टूबर के महीने में की जाती है, जबकि बिहार में और पेनिनसुलर इंडिया में ये कहाँ कब किया जाता है, अक्टूबर और नवंबर के बीच में। ठीक। एटमन प्लांटिंग इज नोन एज प्री सीजनल प्लांटिंग। एटमन प्लांटिंग को हम क्या बोलते हैं, प्री सीजनल प्लांटिंग बोलते हैं। और कहाँ पर बोलते हैं ये, महाराष्ट्र और गुजरात में। महाराष्ट्र और गुजरात में एटमन प्लांटिंग को क्या बोलते हैं, प्री सीजनल प्लांटिंग। समझ गए। द प्री सीजनल क्रॉप मैच्योर इन 13 to 15 month एंड सप्लाई शुगर केन इन अर्ली क्रशिंग पीरियड। ये जो प्री सीजनल क्रॉप्स होती है ये मैच्योर हो जाती है 13 से 15 महीने के अंदर, और इससे जो क्रशिंग स्टार्ट होती है, यानी कि गन्ने की जब क्रशिंग होती है, गन्ने की पेराई जब शुरू होती है, तो स्टार्टिंग में जो गन्ना मिलता है वही एटमन सीजन वाले गन्ने ही मिलते हैं, जो 13 से 15 महीने में तैयार हो जाते हैं। समझ गए बात। एटमन प्लांटिंग को क्या बोलते हैं, प्री सीजनल प्लांटिंग। स्प्रिंग प्लांटिंग को महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं, शुरू बोलते हैं। एक साली कहाँ पर कहते हैं, गुजरात और आंध्र प्रदेश में स्प्रिंग प्लांटिंग को एक साली बोलते हैं। समझ गए बात। अब देखो अधसाली देख लेते हैं। अधसाली क्या होता है, अधसाली ये 1.5 साल में तैयार होता है। ठीक, यानी कि 16 से 18 मंथ में ये तैयार होता है गन्ना। इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, महाराष्ट्र और कर्नाटका में अधसाली प्लांटिंग इज डन इन जुलाई अगस्त। जुलाई अगस्त में महाराष्ट्र और कर्नाटका में जो अधसाली प्लांटिंग है, अधसाली शुगर केन की प्लांटिंग है, वो जुलाई अगस्त के महीने में करते हैं। एंड द टॉप मैच्योरिटीज इन 16 to 18 मंथ, 16 से 18 महीने में ये मैच्योरिटी को प्राप्त हो जाता है, यानी कि ये 16 से 18 महीने में मैच्योर हो जाता है। बिकॉज ऑफ एक्सटेंडेड सीजन ग्रोथ, क्योंकि इसका सीजन ग्रोथ जो होता है काफ़ी लंबा होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ इसमें काफ़ी लंबी चलती है। देयर इज इंक्रीज इन यील्ड एज वेल एज शुगर रिकवरी। तो जब ज़्यादा देर तक वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा तो पौधा बड़ा होगा, पौधा लंबा होगा, तो इसी वजह से यील्ड भी बढ़ेगी, और अल्टीमेटली अगर यील्ड बढ़ रही है तो अल्टीमेटली शुगर रिकवरी भी बढ़ेगी। समझ गए बात। अब देखो बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ अधसाली इज दैट, अधसाली का जो सबसे अच्छा एडवांटेज है वो ये है कि ये 1.5 साल में केवल एक ही समर सीजन पाता है। समर सीजन केवल गर्मी का जो महीना है वो एक ही बार आता है। होता तो 18 महीने का है, लेकिन गर्मी के महीना एक ही बार आता है। समझ गए। बरसात के महीने में इसकी प्लांटिंग करेंगे, और अगली जो ठंडी आएगी, अगली ठंडी यानी कि बरसात, गर्मी, ठंडी, फिर बरसात, फिर ठंडी जो आएगी, उस ठंडी में फिर ये कटने लगेगा 18 महीने पे, तो गर्मी से पहले ही ये कट जाएगा। तो समर सीजन में जो इसकी वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ती है ये केवल एक ही बार बढ़ेगी, क्योंकि एक ही सीजन में लेता है, अगले सीजन से वो पहले कट जाएगा। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि इसमें पानी हमको एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा पानी नहीं देना पड़ता है, लेकिन देना तो पड़ेगा ही, कुछ पानी तो देना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि हाँ आप ठंडे में पानी ही नहीं देना है, देना तो कुछ पड़ेगा ही। अब आगे बात करते हैं। इन दिस प्रेजेंट सीनेरियो, यानी कि इस समय क्या हो रहा है, एरिया अंडर अधसाली प्लांटिंग इज डिक्लाइनिंग। इस समय क्या हो रहा है कि अधसाली जो प्लांटिंग है वो डिक्लाइन हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास इरिगेशन वाटर की अवेलेबिलिटी कम है। 18 महीने की क्रॉप है तो हमको पानी ज़्यादा देना पड़ेगा। ये बात दूसरी है कि गर्मी का महीना एक ही बार आएगा इसमें, लेकिन गर्मी का महीना एक ही बार आने के बाद भी हमें इसमें एक साली गन्ने से या एटमन प्लांटिंग जो होती है उससे ज़्यादा पानी अधसाली में हमें देना पड़ता है, और हमारे पास पानी की अवेलेबिलिटी यानी इरिगेशन वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, इसीलिए अधसाली गन्ने का जो कल्टीवेशन है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। फिर अगला क्या है, लेट प्लांटिंग। अब लेट प्लांटिंग क्या होता है, देखो बिकॉज ऑफ व्हीट क्रॉप इज टेकन अ लार्ज एरिया इन रबी सीजन इन नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। क्या होता है कि जो व्हीट की क्रॉप होती है इसको काटने के बाद, गेहूं की क्रॉप को काटने के बाद, यानी कि मार्च अप्रैल में इसको काटने के बाद फिर
फिर उसके बाद हम शुगर केन की प्लांटिंग करते हैं। नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में यही होता है, गेहूं काटेंगे उसके बाद फिर गन्ने की बुआई करते हैं। तो इस वजह से जो शुगर केन होता है ये डिले हो जाता है इसकी हार्वेस्टिंग में, हार्वेस्टिंग ऑफ बीट इन मार्च अप्रैल। अब रिसर्च डाटा ये बताता है हमें कि डिले प्लांटिंग होने की वजह से, यानी लेट प्लांटिंग होने की वजह से हमारी जो यील्ड होती है शुगर केन की ये रिड्यूस हो जाती है। ठीक, डिले प्लांटिंग होने की वजह से शुगर केन की जो यील्ड होती है वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द टॉप पोर्शन ऑफ शुगर केन शुड बी सिलेक्टेड फॉर सीड पर्पस बिकॉज बट टिश्यूज आर रिच इन। जो शुगर केन होता है इसमें जब हम सीड पर्पस के लिए इसको सेलेक्ट करते हैं, जब हमको सीड निकालने के लिए शुगर केन को सेलेक्ट किया जाता है तो हम शुगर केन का ऊपर वाला ही पोर्शन यूज करते हैं। 2/3 पोर्शन जो शुगर केन का होता है ऊपर का, जैसे मान लो ये गन्ना है, इस गन्ने को 3 पार्ट में इक्वल डिवाइड करो, तो ये जो ऊपर वाले 2 पार्ट हैं इन्हीं को हम क्या करते हैं, शुगर केन की प्लांटिंग के लिए यूज करते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसा ऊपर वाले हिस्से में क्या पाया जाता है शुगर केन के कि हम इसको यूज करते हैं। तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुक्रोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी ग्लैक्टोज, ऑप्शन डी माल्टोज। तो इसमें क्या होता है, ऊपरी 2/3 पार्ट में गन्ने की क्या होता है कि हम इसको यूज करते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज। गन्ने के जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसमें ग्लूकोज ज्यादा होता है, और जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे, ऊपर से नीचे जैसे हम गन्ने पे आते जाएंगे वो क्या होता जाएगा, सुक्रोज की मात्रा बढ़ती जाएगी। जैसे मान लो ये गन्ना है, यहाँ ऊपर ग्लूकोज सबसे ज्यादा है और यहाँ सुक्रोज सबसे ज्यादा है, तो जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे वैसे ग्लूकोज की मात्रा घटती जाएगी और सुक्रोज की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर शुगर ट्रांसलोकेशन इन शुगर केन। शुगर केन की क्रॉप में शुगर के ट्रांसलोकेशन यानी कि एक जगह से शुगर दूसरी जगह जाए। ठीक, जैसे पत्ती में बन रहा है तो तने में पहुंचे, पत्तियों में ही भोजन बनता है, प्लांट में जो भोजन बनता है स्टार्टिंग में जो फूड बनता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो पत्तियों में बनता है, और वो स्टोर कहाँ होता है, वो अलग अलग जगह होता है। किसी में पत्ती में होता है, किसी में स्टेम में होता है, किसी में रूट में होता है, किसी में सीड में होता है, कहीं कहीं अलग अलग जगह होता है। लेकिन जो शुगर केन है यहाँ पर स्टेम में होता है। ठीक, शुगर का यहाँ पर स्टोरेज जो होता है यानी एनर्जी या फूड मटेरियल का जो स्टोरेज होता है वो स्टेम में होता है, लेकिन बन कहाँ रहा है, पत्ती में। तो पत्ती से स्टेम में लाने के लिए कौन सा एलिमेंट है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसके लिए आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए पी फॉस्फोरस, ऑप्शन बी के पोटेशियम, ऑप्शन सी बी बोरान, ऑप्शन डी एमओ मोलिब्डेनम। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी के पोटेशियम। पोटेशियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है शुगर के ट्रांसलोकेशन में। समझ गए बात। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच ग्रोथ स्टेज ऑफ शुगर केन इज क्रिटिकल फॉर इरिगेशन। इरिगेशन का जो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होता है शुगर केन में वो कौन सा है। तो ऑप्शन आपके इस प्रकार है, ऑप्शन ए जर्मिनेशन, ऑप्शन बी ग्रैंड ग्रोथ फेज, ऑप्शन सी फॉर्मेटिव स्टेज, ऑप्शन डी राइपनिंग स्टेज। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो राइट आंसर है सी फॉर्मेटिव स्टेज। ठीक, फॉर्मेटिव स्टेज इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन शुगर केन क्रॉप्स। अभी देखो ये क्या क्या होता है, बात समझ लेते हैं। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ शुगर केन वेरीज फ्रॉम 200 टू 250 मिलीमीटर। जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है शुगर केन में वो वेरी करती है सीजन के हिसाब से, ड्यूरेशन के हिसाब से, सॉइल के हिसाब से, क्लाइमेटिकल फैक्टर के हिसाब से। कहीं पर वो 2000 मिलीमीटर होती है और कहीं पर 2500 2500 मिलीमीटर के आसपास हो जाती है। समझ गए, 2500, कहीं 2000 और कहीं 2500 मिलीमीटर के आसपास इसकी वाटर रिक्वायरमेंट होती है। फॉर शुगर केन जर्मिनेशन, शुगर केन के जर्मिनेशन के लिए टिलरिंग एंड ग्रांड ग्रोथ एंड मैच्योरिटी आर क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन। कौन कौन सी, जर्मिनेशन, टिलरिंग, ग्रांड ग्रोथ एंड मैच्योरिटी, ये चार जो स्टेज होती है यही क्रिटिकल स्टेज मानी जाती है। तो ये आपके चारों ऑप्शन में थे, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले पूछा ये चारों ऑप्शन में थे, लेकिन सबसे ज्यादा अगर क्रिटिकल पूछा जाए तो आपका कौन सा था, वो आपका कौन सा था,
बोलो, हाँ ठीक, फॉर्मेटिव स्टेज था। अब देखो बात करते हैं ड्यूरिंग जर्मिनेशन फेज। जर्मिनेशन फेज यानी कि 1 से 35 दिन के आसपास जब हम प्लांटिंग करते हैं, उससे 1 से 35 दिन के आसपास जो होता है वो जर्मिनेशन फेज होता है। इस समय इनफ मॉइस्चर होनी चाहिए खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए इन द सॉइल फॉर बेटर जर्मिनेशन, बट वाटर लॉगिंग इज अनसुटेबल एज इट लीड टू रॉटिंग ऑफ सीड्स। क्या होता है कि अगर मॉइस्चर कम होगा तो जर्मिनेशन नहीं होगा, लेकिन अगर कहीं वाटर लॉगिंग कंडीशन हो गई जर्मिनेशन के समय में तो क्या होगा, रोटिंग होने लगेगी। जो हमने सीड्स बुआई किए हैं, जो हमने गन्ना की बुआई की है, वो गन्ने सड़ने लगेंगे, वो शुगर केन में रोटिंग होने लगेगी। समझ गए? तो जर्मिनेशन हमारा कम हो जाएगा, इसीलिए वाटर लॉगिंग कंडीशन भी नहीं होनी चाहिए। अब देखो ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में इरिगेशन कैन बी शेड्यूल्ड एट वीकली इंटरवल। इस पीरियड में, जर्मिनेशन के पीरियड में हम क्या करते हैं, इरिगेशन को शेड्यूल करते हैं वीकली के हिसाब से, ऐसा कि मॉइस्चर तो बराबर बना रहे लेकिन वाटर लॉगिंग कंडीशन ना होने पाए। बट इरिगेशन एट 10 डे इंटरवल ड्यूरिंग टिलरिंग स्टेज, जब टिलरिंग स्टेज आ जाती है तो उस समय हम 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते हैं। और टिलरिंग स्टेज आती कब है, 36 से 100 डेज, 36 से 100 दिन के बाद, ये 36 से 100 दिन तक ये टिलरिंग स्टेज चलती है शुगर केन में। अब द फॉर्मेटिव एंड ग्रैंड ग्रोथ स्टेज, जो फॉर्मेटिव और ग्रैंड ग्रोथ स्टेज है वो 101 से 270 दिन के आसपास होती है। ठीक, 101 दिन से 270 दिन के आसपास ये फॉर्मेटिव और ग्रैंड ग्रोथ स्टेज होती है। सबसे पहले फॉर्मेटिव स्टेज चलता है, उसके थोड़े दिन बाद फिर ग्रैंड ग्रोथ स्टेज स्टार्ट हो जाती है। आर द क्रिटिकल स्टेज फॉर वाटर डिमांड ड्यूरिंग दिस पीरियड, इरिगेशन कैन बी प्रैक्टिस्ड एट वीकली इंटरवल। इस पीरियड में भी जो इरिगेशन है उसको हमें कब देना चाहिए, वीकली इंटरवल पर देना चाहिए। एट द मैच्योरिटी फेज, जब मैच्योरिटी का फेज आता है यानी कि 271 दिन के बाद से 271 दिन के बाद से हार्वेस्टिंग तक, इसको हम मैच्योरिटी वाला फेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, फोर्टनाइटली इरिगेशन इज इनफ। ठीक, इरिगेशन हैव टू बी स्टॉप एट 15 डे पीरियड टू हार्वेस्ट। हमें इरिगेशन पानी देना बंद कर देना चाहिए हार्वेस्टिंग से 15 दिन पहले। जैसे हमको अगर पता है कि आने वाले 15 दिन बाद हमको हार्वेस्टिंग करनी है तो उससे 15 दिन पहले, हार्वेस्टिंग से 15 दिन पहले हमें इरिगेशन देना बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इरिगेशन नहीं देंगे तो जो हमारा प्लांट है शुगर केन का, उसमें शुगर का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। समझ गए बात? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। मोस्ट क्रिटिकल वीड कंपटीशन पीरियड इन अप टू डैश मंथ आफ्टर प्लांटिंग एग्जिस्ट इन शुगर केन। शुगर केन की प्लांटिंग के कितने महीने तक वीड का कंपटीशन ज्यादा होता है? तो हमको सबको पता है कि जो वीड का कंपटीशन होता है क्रॉप से, मेन क्रॉप से, वो प्लांटिंग के से लेकर और कुछ दिनों तक चलता है। ये क्रॉप टू क्रॉप वेरी करता है, लेकिन जो अर्ली स्टेज होती है क्रॉप की, इसी में वीड ज्यादा कंपटीशन करता है। ठीक, क्योंकि उसी समय वीड भी उग रहा होता है और उसी समय हमारी मेन क्रॉप भी जर्मिनेट कर रही होती है। तो ये मोस्ट क्रिटिकल पीरियड कब होता है वीड के कंपटीशन का, वो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए 2 मंथ, ऑप्शन बी 4 मंथ, ऑप्शन सी 5 मंथ, ऑप्शन डी 6 मंथ। तो इसमें से जो और आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 4 मंथ। यानी कि स्टार्टिंग के जो 4 मंथ होते हैं ये बीड कंपटीशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस समय बीड फसलों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। इस समय जो कंपटीशन होता है बीड में और क्रॉप में वो ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। द मोस्ट कॉमन हर्बिसाइड यूज्ड फॉर वीड कंट्रोल इन शुगर केन इज आर। जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला हर्बिसाइड है शुगर केन में वीड कंट्रोल करने के लिए वो कौन सा है? तो ऑप्शन ए है सीमाजीन, ऑप्शन बी है एट्राजीन, ऑप्शन सी है एलाक्लोर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो है आंसर नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि सीमाजीन, एट्राजीन और एलाक्लोर, ये तीनों हर्बिसाइड हम यूज कर सकते हैं किसमें, शुगर केन में वीड कंट्रोल करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है।
मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ शुगर कैन इज, शुगर कैन की सबसे ज्यादा सीरियस डिजीज कौन सी है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए रेड स्टिप, ऑप्शन बी रेड रॉट, ऑप्शन सी विल्ट, ऑप्शन डी स्मट। इन चारों में से कौन सा सबसे सीरियस डिजीज है शुगर कैन का? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि रेड रॉट जो है ये मोस्ट सीरियस डिजीज है शुगर कैन की। ये देखने में ऐसा होता है जिसको हम हिंदी में लाल सड़न रोग बोलते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रकार का रोग है, बहुत ही सीरियस हो जाता है। इससे जो शुगर कैन की क्वालिटी है या शुगर जो उससे प्रोड्यूस किया जाएगा उस शुगर की क्वालिटी बहुत खराब हो जाती है। इसको हम लाल सड़न रोग भी बोलते हैं, इंग्लिश में रेड रॉट बोलते हैं। समझ गए बात? इसको रोकने के लिए हमें जब स्टिप बो रहे हों यानी कि जब हम प्लांटिंग कर रहे हों शुगर केन की, तो उस समय हमें इसके जो स्लिप्स होते हैं उसकी हमें क्या करनी चाहिए? ट्रीटमेंट करना चाहिए लाल दवा से या पोटेशियम परमैंगनेट से डिप करके, इसको ट्रीट करके तब हमें बुआई करनी चाहिए। तो इससे ये बीमारी लगने की संभावना घट जाती है। फिर अगला है हाउ मेनी सेट्स आर नीडेड टू प्लांट 1 हेक्टेयर ऑफ शुगर केन। 1 हेक्टेयर शुगर केन की प्लांटिंग के लिए शुगर केन के कितने सेट्स यानी कि कितने गुल्ले होने चाहिए? कितने गुल्ले का मतलब समझ रहे हो? इसमें 2 ठो तो इंटरनोड होते हैं और 3 नोड होते हैं। ये एक होता है, ठीक, ये है नोड, 2 नोड हो गया और इतना ये हो गया। समझ गए? इतना को बोलते हैं एक सेट। तो कितने सेट की आवश्यकता होती है 1 हेक्टेयर की प्लांटिंग के लिए? आपका ऑप्शन है ए 30,000 से 35,000, ऑप्शन बी 35,000 से 40,000, ऑप्शन सी 40,000 से 45,000 या ऑप्शन डी 50,000 से 55,000। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 35,000 से 40,000 सेट्स इज इनफ फॉर प्लांटिंग 1 हेक्टेयर ऑफ शुगर केन। समझ के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेंच मेथड ऑफ शुगर केन प्लांटिंग इज यूज्ड इन। जो ट्रेंच मेथड है शुगर केन प्लांटिंग का ये कहाँ पर यूज किया जाता है यानी कि किस एरिया में यूज किया जाता है? ये ऑप्शन ए है नॉर्थ इंडिया, ऑप्शन बी है वेस्टर्न इंडिया, ऑप्शन सी है कोस्टल एरियाज, ऑप्शन डी है वाटर लॉक्ड एरियाज। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो है आंसर नंबर सी, कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया में ट्रेंच मेथड ऑफ शुगर केन प्लांटिंग यूज किया जाता है। अब ये ट्रेंच मेथड होता क्या है? ट्रेंच मेथड जो शुगर केन प्लांटिंग होती है उसका खेत देखने में उस ट्रेंच मेथड वाले शुगर केन की फील्ड देखने में इस तरीके का देखने को मिलता है। अब देखो थोड़ा सा हम समझा देते हैं कि ट्रेंच मेथड होता क्या है। जैसे मान लो कि ये जमीन है, ठीक, ये हमारी फील्ड है, इस पे हमें क्या करना है? शुगर केन की ट्रांसप्लांटिंग करनी है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर इतना ऐसे थोड़ा ऊंचा कर देंगे, फिर यहाँ पर ऐसे थोड़ा ऊंचा कर देंगे, बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे, फिर इस ट्रेंच पर यहाँ पर और यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? शुगर केन के प्लांट, शुगर केन की यहाँ ट्रांसप्लांटिंग कर देंगे इस जगह पर। तो ये बीच में जो इतना होगा ये ड्रेनेज के लिए भी यूज हो जाता है और साथ साथ में हमको जो इंटरकल्चर निकाई गुड़ाई जो करना होता है उसके लिए भी यूज हो जाता है और इरिगेशन चैनल के रूप में भी ये काम कर लेता है। समझ गए? तो ये जो निचला वाला भाग है वो बाहर से देखने में जब हम पिक्चर देखेंगे तो ये लगेगा, ये निचला वाला भाग ये है और यहाँ पर क्या है? शुगर केन की प्लांटिंग की गई है। तो ये होता है आपका ट्रेंच मेथड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Which too much increase in nitrogen with too much increase in nitrogen application sugar content in juice is। अगर हम ज्यादा नाइट्रोजन का यूज कर देते हैं शुगर केन की फील्ड में तो क्या होगा? शुगर कंटेंट क्या होगा? शुगर कंटेंट बढ़ेगा या घटेगा? ऑप्शन ए डिक्रीज होगा, ऑप्शन बी इंक्रीज होगा, ऑप्शन सी रिमेन कांस्टेंट होगा या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया अगर हम पानी ज़्यादा लगा देंगे, हार्वेस्टिंग से 15 दिन पहले अगर हमने पानी नहीं बंद किया तो भी शुगर केन कंटेंट कम होता जाएगा। अगर हमने नाइट्रोजन ज़्यादा डाल दिया गन्ने में तो भी शुगर कंटेंट कम हो जाएगा। समझ गए बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एप्रिसेनिया क्या है? एप्रिसेनिया मेलानोल्यूका। एप्रिसेनिया मेलानोल्यूका इज ए पैरासिटोइड इफेक्टिव अगेन। ये जो पैरासिटोइड है एप्रिसेनिया मेलानोल्यूका
ये अफेक्टेड होता है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अगेंस्ट? नंबर ए शुगर केन स्केल, ऑप्शन बी राइस मिलीबग, ऑप्शन सी शुगर केन पायरिल्ला, ऑप्शन डी राइस लीफ हॉपर। इनमें से किसको ये खाता है, किसके लिए पैरासिटोइड का काम करता है? ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिसके लिए एपरिसेनिया मेलानोल्यूका पैरासिटोइड यूज होता है? तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। शुगर केन पायरिल्ला के लिए ये पैरासिटोइड सबसे अच्छा होता है। अब देखो पैरासिटोइड होते क्या हैं? पैरासिटोइड वो होते हैं जो पैरासाइट को खाते हैं। किसको खाते हैं? पैरासाइट को खाते हैं। देखो ये है पायरिल्ला, ठीक। अब जब हम खेत में, हमको पता चला कि पायरिल्ला हमारे खेत में उनका अटैक हो गया है पायरिल्ला का, तो हम क्या करेंगे कि इस पैरासिटोइड को, जिसका नाम है एपरिसेनिया मेलानोल्यूका, इसको हम क्या करेंगे, खेत में छोड़ देंगे। इनकी कुछ पॉपुलेशन को लाके खेत में छोड़ देंगे। फिर ये वाले जो कीड़े हैं, ये पैरासिटोइड जो है इस पायरिल्ला के छोटे छोटे कीट को खा जाएगा और खेत में से पायरिल्ला खत्म हो जाएगा, शुगर केन पायरिल्ला। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। Which one of the following type of resistant is present in a crop variety showing high degree of resistance to a pathogen but becoming susceptible to its after large scale cultivation for 4 to 5 years? So क्या कह रहा है कि इसमें कौन से प्रकार की ऐसी वैरायटी होती है, कौन सी प्रकार की वैरायटी में ऐसा रेजिस्टेंस पाया जाता है जो स्टार्टिंग में तो किसी रोग के प्रति, किसी डिजीज के प्रति रेजिस्टेंट रहेगा, लेकिन किसी पैथोजन के प्रति भी ये रेजिस्टेंट रहेगा, ठीक। लेकिन कुछ साल में जब इसको हम ज़्यादा इसकी कल्टीवेशन करने लगते हैं, जब लार्ज स्केल पे इसकी कल्टीवेशन करते हैं, तो ये ससेप्टेबल हो जाते हैं, यानी कि इसमें बीमारी लग जाती है। देखो बात समझो, स्टार्टिंग में जब हम प्लांटिंग करेंगे उस वैरायटी की, पहले शुरुआत के कुछ सालों तक, तो वो रेजिस्टेंट रहेगा। लेकिन जब हम इसको लार्ज स्केल में प्लांटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये 4-5 साल के लिए ससेप्टेबल हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? और इस प्रकार की जो रेजिस्टेंसी प्लांट में पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं? तो इस रेजिस्टेंसी को क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शन ये इस तरह हैं। ऑप्शन ए वर्टिकल रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी ड्यूरेबल रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी जनरल रेजिस्टेंस। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए है, वर्टिकल रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस और वर्टिकल रेजिस्टेंस, ये दोनों होते क्या हैं, बात समझते हैं। The term vertical resistance used commonly in context of plant selection was first used by J. Vanderplank to describe single gene resistant। जो vertical resistant होता है इसी को हम single gene resistant भी बोलते हैं, और जो horizontal resistant होता है इसको many gene resistant बोलते हैं। अब बात समझो कि ये जो वर्टिकल टाइप का रेजिस्टेंस होता है, ये 4-5 साल जब हम ज़्यादा बड़े स्केल पे खेती करते हैं तो ये ससेप्टेबल क्यों हो जाता है, उसकी रेजिस्टेंसी गायब कैसे हो जाती है? तो बात समझो कि जो वर्टिकल रेजिस्टेंस होता है ये केवल एक जीन की वजह से होता है, ठीक, यानी कि सिंगल जीन की वजह से होता है। वो कोई एक सिंगल जीन है जिसकी वजह से उस प्लांट के अंदर रेजिस्टेंसी आ गई है। तो क्या होता है कि 4-5 साल में वो जीन जो है वो लड़ते लड़ते उस पैथोजन से वो ससेप्टेबल हो जाती है, यानी कि वो जो एक ही जीन थी वो मर गई। ऐसे बात समझो कि किसी परिवार में या मान लो कोई एक युद्ध हो रहा हो, ढेर सारे सैनिक हो, अगर एक तरफ केवल एक ही सैनिक रहेगा तो कितनी देर लड़ेगा? ज़्यादा देर लड़ नहीं पाएगा, वो लड़ते लड़ते हार जाएगा। तो वही हाल होता है जब सिंगल जीन रेजिस्टेंस होता है, तो ये जीन आने वाले 4-5 साल के अंदर रेजिस्टेंसी अपनी खो देते हैं, ससेप्टेबल हो जाते हैं। इसी वजह से वो जो वैरायटी रहती है क्रॉप की, पहले तो रेजिस्टेंट रहती है लेकिन धीरे धीरे वो ससेप्टेबल हो जाती है। ये सिंगल जीन रेजिस्टेंट की वजह से होता है। अब हॉरिजॉन्टल जो रेजिस्टेंट होता है ये देख लेते हैं क्या होता है। ये मेनी जीन रेजिस्टेंट होता है, यानी कि इसके अंदर कई सारे जीन पाए जाते हैं जिनकी वजह से रेजिस्टेंसी आती है। तो ये प्रकार की जो रेजिस्टेंसी होती है, यानी हॉरिजॉन्टल जो रेजिस्टेंसी होती है, ये काफ़ी लंबे समय तक रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें ढेर सारे जीन हैं। अगर मान लो एक जीन ससेप्टेबल हुआ,
दूसरा जीन ससेप्टेबल हुआ तो बहुत ढेर सारे जीन हैं, तो सभी जीन को ससेप्टेबल होने में थोड़ा टाइम लगेगा और तब तक ये क्रॉप रेजिस्टेंट ही बनी रहेगी। समझ गए? सिंगल जीन वर्टिकल रेजिस्टेंस क्या होता है और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस यानी मेनी जीन रेजिस्टेंस क्या होता है। समझ गए? सिंगल जीन रेजिस्टेंस कुछ समय बाद क्यों ससेप्टेबल हो जाती है और हॉरिजॉन्टल जो रेजिस्टेंसी होती है लंबे समय तक क्यों चलती है। समझ में आएगी बात? चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड ग्रेन इज मोस्ट कोर्स यानी कि कोर्स यानी कि सबसे मोटा अनाज कौन सा होता है। जो ऑप्शन आपको दिए जाएंगे उस ऑप्शन में से सबसे मोटा अनाज कौन सा होता है। ऑप्शन ए पेनिसिलियम मिलियसियम, पेनिसिलियम मिलेसियम क्या है, पेनिसिलियम मिलेसियम। ऑप्शन बी इकाइनोक्लोआ फ्रूमेंटेसिया, इकाइनोक्लोआ फ्रूमेंटेसिया। ऑप्शन नंबर सी सिटेरिया इटैलिका, सिटेरिया इटैलिका। ऑप्शन डी पस्पेलम स्कैरोबाइक्यूलेट्रम क्या है, पेस्पेलुमन स्कैरोबाइक्यूलेट्रम। ये चार जो ऑप्शन हैं इसमें से कौन सी ऐसी ग्रेन है जो मोस्ट कोरस होती है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये सबसे ज्यादा कोर्स होता है यानी कि सबसे मोटा अनाज इसको बोला जाता है। अब इसको बात समझ लेते हैं। देखो ये सब ग्रेमिनी क्रॉप्स हैं, जैसे राइस है, व्हीट है, ये उसी फैमिली के हैं, लेकिन इनको अब हम ग्रो नहीं करते हैं। कुछ कारण है इनको, इसी वजह से हम नहीं ग्रो करते हैं। तो देख लेते हैं कि जो पहला है पेनिसियम मलेशियम क्या है, पेनिसियम मिलेशियम। पेनिसियम मिलेशियम जो है ये ब्रोमोकॉर्न है या ब्रोमोकॉर्न मिलेट बोलते हैं इसको। इसको आल्सो नोन एज पोरसो मिलेट या पैनिक मिलेट या वाइल्ड मिलेट, इनको पैनिक मिलेट, वाइल्ड मिलेट या पोरसो मिलेट के नाम से जाना जाता है। इज टुडे प्राइमरली कंसीडर एज वीट, लेकिन अब इसको हम वीट के रूप में यूज करते हैं यानी कि अब ये खरपतवार माना जाता है। एक समय पे इसकी खेती होती थी, लोग इसको खाते थे, लेकिन अब इसको वीड माना जाता है। ये बर्ड के सीड के लिए अच्छा होता है, सुटेबल यानी कि पक्षियों को खिलाने के लिए ये ज़्यादा अभी यूज़ किया जाता है। अगर वैसे वीड के रूप में कहीं पर ये ग्रो भी कर गया तो इसके सीड गिर जाते हैं, उनको चिड़िया खाती हैं। बट इट कंटेंट मोर प्रोटीन, लेकिन इसके अंदर जो प्रोटीन होती है इस ग्रेन के अंदर, जो वाइल्ड मिलेट होता है इसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है किसके, अदर ग्रेन के हिसाब से। ठीक, अदर जो ग्रेन होते हैं यानी कि अदर जो जैसे गेहूं और धान है उनसे ज़्यादा प्रोटीन इनमें पाई जाती है। समझ गए? और ये इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है, अगर हम इनको खाएंगे तो ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। एंड हैज़ ए प्लेजेंट नटी टेस्ट, इनका जो टेस्ट होता है ये बहुत ही अच्छा टेस्ट भी माना जाता है। फिर अगला क्या है, इकाइनोक्लोआ फ्रूमेंटेसिया। इकाइनोक्लोआ फ्रूमेंटेसिया को हम बोलते हैं इंडियन बर्नयार्ड मिलेट या सावा मिलेट बोलते हैं या $1 बिलियन ग्रास बोलते हैं। क्या, $1 बिलियन ग्रास, इसको सावा बोलते हैं, गांव में लोग सावा मिलेट कहते थे इसको। फिर अगला है सिटेरिया इटैलिका। सिटेरिया इटैलिका को हम फॉक्सटेल मिलेट बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम सिटेरिया इटैलिका है। इट इज ए एनुअल ग्रास, ये एक वार्षिक ग्रास है यानी कि ग्रेमिनी कुल का है। ग्रोन फॉर ह्यूमन फीड, इसको पहले लोग खाते थे। इट इज सेकंड मोस्ट वाइडली प्लांटेड स्पीसीज ऑफ मिलेट। अगर हम मिलेट की बात करें तो सेकंड मोस्ट वाइडली ग्रोन मिलेट्स होता है। मिलेट्स यानी कि कौन से, जो कोर ग्रेन होते हैं यानी कि मोटे अनाज वाली फसलें। एंड आर मोस्ट ग्रोन मिलेट स्पीसीज इन इंडिया, एशिया में सबसे ज्यादा ग्रो किया जाने वाला यही मिलेट है। समझ गए? बाकी ग्रेन में अगर हम बात करें तो गेहूं धान ही है, लेकिन अगर मिलेट की बात करें तो सिटेरिया इटैलिका जो है ये एशिया में सबसे ज़्यादा ग्रो की जाती है और मिलेट में सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब पेस्पेलम स्कैरोबाइक्यूलेट्री, बोल नहीं पा रहे हैं, फंबल हो जा रहा है। पेस्पेलम स्कैरोबाइक्यूलेट्री जो होता है ये कॉमनली किस नाम से जाना जाता है, कोदो मिलेट के नाम से जाना जाता है। किसके,
कोदो मिलेट या कोदा बोलते हैं इसको। ठीक, देखो बात समझो, जो मिलेट्स होते हैं इनको हिंदी में क्या कहते हैं? एक तो धान गेहूं होता है, ये तो ग्रेन है। ठीक, अब जो मिलेट्स होते हैं सावा, कोदो, काकुन, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब क्या होते हैं? मिलेट्स होते हैं। मक्का तो खैर नहीं है, बाकी ये सब क्या होते हैं? मिलेट्स होते हैं, यानी कि मोटे अनाज वाली फसलें इनको कहा जाता है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, which one of the following pair of crop are critical stage of irrigation is not correctly matched? इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो क्रिटिकल स्टेज है पेयर का लेकिन वो करेक्टली मैच नहीं है? जैसे बाजरा, बाजरा का इरिगेशन का क्रिटिकल स्टेज है ईयर हेड फॉर्मेशन के समय। कॉटन का जो क्रिटिकल स्टेज है प्री फ्लावरिंग का है, और बीट का जो है क्राउन रूट इनिशिएशन का है, और ग्राउंड नट का जो है पॉड फॉर्मेशन का है। तो इन क्रिटिकल स्टेज में से कौन सा सही से मेल नहीं, यानी कि इनकरेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ग्राउंड नट का पॉड फॉर्मेशन, ये करेक्ट नहीं है। बाजरा का क्रिटिकल स्टेज होता है ईयर हेड बनते समय, कॉटन का क्रिटिकल स्टेज होता है प्री फ्लावरिंग, वीट का क्रिटिकल स्टेज होता है क्राउन रूट इनिशिएशन, लेकिन ग्राउंड नट का जो होता है क्रिटिकल स्टेज वो पॉड फॉर्मेशन, पॉड डेवलपमेंट नहीं होता है। तो होता क्या है? द क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज ऑफ इरिगेशन आर फ्लावरिंग और पिगिंग। ये फ्लावरिंग और जो पिगिंग होता है ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल स्टेज होता है ग्राउंड नट के इरिगेशन का। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को यार लाइक कर दो प्लीज। अगर आप चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, मेरा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ाओ जिससे मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं। कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्लैग लीफ इन फोटोसिंथेसिस इज अबाउट। जो फ्लैग लीफ होती है ये फोटोसिंथेसिस में कितना कंट्रीब्यूशन करती है? तो आपके ऑप्शन है ए 52%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 35%, ऑप्शन डी 20%। तो इसका जो ऑप्शन ए है 52% ये सही है। फ्लैग लीफ जो होती है, फ्लैग लीफ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फोटोसिंथेसिस में। अब फ्लैग लीफ होती क्या है? जैसे जो झंडा होता है वो बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा लगा होता है, सीधे डंडे पे ऐसे फ्लैग लगा होता है, तो इसी को हम बोलते हैं फ्लैग लीफ। जो सबसे सीधा पत्ती ये खड़ी हुई है इसी को हम फ्लैग लीफ बोलते हैं। समझ गए? जो सीधी पत्ती होती है उसको हम फ्लैग लीफ बोलते हैं। ये फोटोसिंथेसिस में 52% पोर्शन होता है इसका। Which one of the following crop is most sensitive in both excess moisture and drought? इनमें से कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसको पानी ज्यादा दे दो तो समस्या और पानी कम मिले तो भी समस्या है? यानी कि सूखा हो तो समस्या है, पानी ज्यादा मिल जाए तो भी समस्या है। ऑप्शन ए डायरेक्ट सीडेड राइस, यानी कि जो डायरेक्ट राइस की क्रॉप ग्रो की गई है, ट्रांसप्लांटिंग वाली राइस नहीं, जिसको हम सीधे सोइंग करते हैं, जिसका सीड छिड़क देते हैं गेहूं जैसा। ऑप्शन बी मेज, ऑप्शन सी सनफ्लावर, ऑप्शन डी सोरगम। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मेज। मेज की जो क्रॉप है इसमें अगर पानी ज्यादा लग गया तो भी ये खराब हो जाएगा, अगर इसमें सूखा पड़ गया तो भी ये खराब ही हो जाएगा। समझ गए? अगला क्वेश्चन है एट्राजीन यूज एज एन एंटी ट्रांसपेरेंट। एंटी ट्रांसपेरेंट इसको क्यों बोला जाता है एट्राजीन को? ये क्या करता है? ट्रांसपिरेशन को ये कम करता है। ठीक, गर्मी के समय में जो वाटर लॉस होता है पौधे से ट्रांसपिरेशन के थ्रू, उसको ये कम करता है एट्राजीन। अब वो कम कैसे करता है वो आपके ऑप्शन में बताया जा रहा है। ऑप्शन ए रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ प्लांट या ग्रोथ ऑफ क्रॉप। ये क्रॉप की ग्रोथ को रिड्यूस कर देता है जब हम एट्राजीन को यूज करते हैं। या डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम प्लांट लीफ सरफेस। ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं होने देता है प्लांट के लीफ से, यानी कि पौधे की पत्तियों से लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं होने देता है। ऑप्शन सी अफेक्ट द क्लोजर एंड ओपनिंग ऑफ स्टेमेटा। यह स्टेमेटा के बंद होने और खुलने को नियंत्रित करता है, अफेक्ट करता है। या ऑप्शन नंबर डी फ्रॉम थिन लेयर ऑन लीफ सरफेस। लीफ सरफेस के ऊपर ये पतली सी एक लेयर बना लेता है। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी है, क्योंकि ये एंटी ट्रांसपेरेंट है, यानी कि ये वाष्पोत्सर्जन को रोकने का काम करता है या कम करने का काम करता है। तो वो कैसे करेगा?
अगर वो स्टोमेटा के क्लोजनिंग और ओपनिंग को स्टोमेटा के थ्रू ही ट्रांसपिरेशन होता है। अगर स्टोमेटा के क्लोजिंग और ओपनिंग को कोई रेगुलेट करने लगे, कोई अफेक्ट करने लगे तो एंटी ट्रांसपेरेंट होता है। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर था। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वीड एंड क्रॉप इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है वीड और क्रॉप का जो करेक्टली मैच नहीं हुआ है? ऑप्शन ए स्ट्राइगा, स्ट्राइगा एक वीड है, किसका? सोरघम का। ऑप्शन नंबर बी कस्कुटा एक वीड है, किसका? लूसर्न का। ऑप्शन सी टाइफा एक वीड है, सुगर केन का। ऑप्शन डी औरोबैंकी एक वीड है, किसका? टोबैको का। तो इसमें जो सही नहीं है, जो नॉट करेक्ट है, वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी टाइफा सुगर केन का। यानी कि जो स्ट्राइगा होता है ये सुगर केन में आता है, सुगर केन की क्रॉप में स्ट्राइगा वीड होता है, लूसर्न में जो होता है कस्कुटा वीड होता है, टोबैको में औरोबैंकी वीड होता है। ये सब वीड होते हैं, लेकिन टाइफा जो वीड होता है ये सुगर केन में नहीं होता। ये टाइफा होता है कहाँ है? टाइफा आर एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक, यानी कि ये दलदलीय पौधा, यानी कि पानी में उगने वाला पौधा है। राइजोमेटस होता है, यानी कि ये राइजोम से, यानी कि जो इसके कंद होते हैं उसी कंद से ये प्रोपोगेट कर लिया जाता है। इसकी गांठ होती है, इसकी जो जड़ होती है, जड़ में गांठें होती हैं, उन्हीं गांठों से इसका प्रोपोगेशन होता है। जैसे कि मोथा का होता है उसी टाइप से इसका भी हो जाता है टाइफा का। ये हर्बेशियस प्लांट है और पेरानियल नेचर का है, बहुवर्षीय है और हर्बेशियस होता है। देखने में जो टाइफा होता है वो इस तरीके से लगता है, देखो ये पानी में उगा भी है। समझ गए बात? टाइफा देख लिया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस ये केवल 20 ही क्वेश्चन था। अगर आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।